हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दक्ष एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, और उसके अंदर पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास, और अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत और नियम। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। हम लोग जनरली बाल विकास शब्द का यूज़ कर देते हैं। बाल विकास एक्चुअली मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। अर्थ और परिभाषा की यदि बात की जाए तो गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बालकों के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बच्चे की गर्भ अवस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, इन सभी का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। चलिए देखते हैं कौन ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया, कौन इसका जनक है, कौन ने इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है अर्थ आपको समझ में आ गया। बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक की गर्भ अवस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। उसके आगे भी अवस्थाएं हैं, वयस्क अवस्था, पौणावस्था, उन सब का बाल मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन नहीं किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंदर केवल गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया इसका अर्थ। गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बालकों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अगली बारी है बर्क। बर्क एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। किसने? बर्क ने। यदि प्रश्न पूछता है कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया तो उत्तर होगा बर्क। और बर्क कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। दूसरा नंबर आता है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने क्या किया? इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। किसने? पेस्टालॉजी ने। पेस्टालॉजी ने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। और अपने अध्ययन में इसने किस पर अध्ययन किया? स्वयं का एक पुत्र था, 3.5 वर्षीय, 3.5 वर्ष का इनका खुद का एक बालक था, उस पर इन्होंने अध्ययन किया। और उस पर अध्ययन करके ये बात सिद्ध की, इस बात को साबित किया कि बालकों और वयस्कों के व्यवहार में क्या अंतर होता है। एक पुस्तक है इनकी, बेबी बायोग्राफी। इस पुस्तक में भी इन्होंने बाल मनोविज्ञान को सही तरीके से परिभाषित किया और समझाने का प्रयास किया कि बाल मनोविज्ञान वास्तव में है क्या और किस प्रकार एक बालक और वयस्क के व्यवहार में अंतर होता है। अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी, ये इनके बालक के ऊपर जो प्रयोग किए थे उन्हीं पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है स्टैनली हॉल। ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन? स्टैनली हॉल अमेरिका का वैज्ञानिक था। इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? स्टैनली हॉल। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। और इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण कर बालकों की सभी अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन किया।
स्टेनली हॉल जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनको बाल मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बालकों की सभी अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन किया, एक प्रश्नावली का निर्माण किया और बालकों की सभी अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन किया। इस कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इतनी जो थ्योरी पढ़ी उससे 2-3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, बाल मनोविज्ञान में केवल और केवल बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, और उसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो उत्तर आपका होगा बर्क। दूसरा प्रश्न बन के तैयार होता है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टोलॉजी। किस पर अध्ययन किया, स्वयं के 3.5 वर्षीय बालक पर इन्होंने अध्ययन किया। और पेस्टोलॉजी की एक पुस्तक है, ये भी क्वेश्चन है कि बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है, तो पेस्टोलॉजी की। किस बेबी बायोग्राफी में किसके ऊपर अध्ययन करके बेबी बायोग्राफी लिखी गई, तो स्वयं के 3 वर्षीय पुत्र पर। किसने, पेस्टोलॉजी। ठीक, 3 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो रहा है। 3 क्वेश्चन क्या, सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने किस पर अध्ययन किया, स्वयं के पुत्र पर। पेस्टोलॉजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, पेस्टोलॉजी। और अगले आते हैं स्टेनली हॉल, ये भी अमेरिका के थे और इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार होता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। हमने पढ़ा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम को, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण कर बालकों की सभी अवस्थाओं का विस्तार से अध्ययन किया, इसी कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी के अंदर अध्ययन, बाल मनोविज्ञान के अंदर ही अध्ययन किया जाता है अभिवृद्धि और विकास का। तो चलिए अभिवृद्धि और विकास के बारे में देखते हैं। अभिवृद्धि और विकास, चलिए अभिवृद्धि और विकास को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें कुछ अंतर हैं, लेकिन वास्तव में अभिवृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं है। ईमानदारी से पूछा जाए तो अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि अपोजिट, ना कि उल्टे, ना ही विपरीत हैं। अभिवृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इनमें कुछ अंतर दिखाए हैं। तो देख लेते हैं क्या अंतर है। चलिए, सबसे पहले तो अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि यानी शरीर का बढ़ना। बिल्कुल सरल भाषाओं में हम कहें तो अभिवृद्धि का मतलब शरीर का बढ़ना या बच्चों का शारीरिक रूप से बढ़ना ही अभिवृद्धि कहलाती है। शरीर का डेवलपमेंट होना ही अभिवृद्धि है। लेकिन विकास की यदि बात की जाए तो विकास का मतलब ये है कि शारीरिक रूप से या शरीर में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में बढ़ोतरी विकास को दर्शाता है, जबकि केवल और केवल शारीरिक वृद्धि अभिवृद्धि को दर्शाती है। ठीक, तो विकास और अभिवृद्धि में कुछ अंतर हैं, उनको समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहला है, अभिवृद्धि जो है शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि जो है वह शरीर की बढ़ोतरी को दर्शाता है। ठीक, जबकि विकास क्या, कार्य क्षमताओं को दर्शाता है। यानी
एक शिशु का जन्म होता है तो उसका आकार कुछ होता है, जन्म के 6 महीने बाद उसका शरीर का आकार कुछ हो जाता है, 1 साल में बच्चे का शरीर का आकार कुछ हो जाता है। तो ये क्या है? अभिवृद्धि है। इसको नॉर्मली हम वृद्धि, मनोविज्ञान में अभिवृद्धि कहा जाता है। जिस चीज़ को हम नॉर्मल भाषा में वृद्धि कहते हैं वही मनोविज्ञान में अभिवृद्धि है। वृद्धि यानी बढ़ना। तो पहला अंतर है कि अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, जबकि विकास कार्य क्षमताओं को दर्शाता है। यानी एक बालक है, कार्य क्षमताओं की यदि बात की जाए तो मान लीजिए एक बालक है जिसकी एज 2 साल है और 2 साल में वो केवल 10 तक गिनती पढ़ पा रहा है, ठीक। लेकिन अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब वो 2.5 साल का होता है और वह 15 तक या 20 तक गिनती पढ़ने लगता है, तो उसकी कार्य क्षमताओं में वृद्धि हुई। ये विकास है। पहले वो उतना काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उससे ज़्यादा कर पा रहा है, तो पहले से उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई, वो विकास है। अगला है अभिवृद्धि लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि को दर्शाता है। अभिवृद्धि क्या है? जैसा कि मैं अभी बताया, शारीरिक वृद्धि। बच्चा 1 महीने का था तो उसका आकार कुछ था, 6 महीने में कुछ हो गया, उसका भार बढ़ा, लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी। तो ये सब क्या है? उसकी वृद्धि को दर्शा रहा है। जबकि विकास संख्यात्मक एवं गुणात्मक होता है। संख्यात्मक एवं गुणात्मक इसलिए कि देखिए, यहाँ संख्या, मान लीजिए जन्म के समय 51 सेंटीमीटर था, 6 महीने बाद 100 सेंटीमीटर हो गया, लंबाई बढ़ी, संख्या में बढ़ रही है, इसको मापा जा सकता है। तो ये इसी प्रकार विकास जो है संख्यात्मक और गुणात्मक होता है, यानी गुणों को भी दर्शाता है और संख्या जो चूँकि अभिवृद्धि विकास में निहित होती है, इसलिए संख्यात्मक और गुणात्मक मैंने लिखा, ठीक है। अगला है वृद्धि एक पक्षीय होती है। वृद्धि एक पक्षीय क्यों होती है? क्योंकि इसमें केवल और केवल शारीरिक अध्ययन किया जाता है। शरीर में जो बढ़ोतरी हो रही है, शरीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वही अभिवृद्धि है, इसलिए यह एक पक्ष है। जबकि विकास के अनेक पक्ष होते हैं। विकास के अनेक पक्ष क्या होते हैं? इसके अंदर संवेगात्मक विकास का अध्ययन भी किया जाता है, नैतिक विकास का अध्ययन भी किया जाता है, सामाजिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है एक पक्ष है, इसमें केवल शरीर का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि विकास के अंदर अनेक पक्ष हैं। संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इन सब का अध्ययन विकास के अंदर किया जाता है। अगला है विकास एक निश्चित समय तक होता है या चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। सही बात है? नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 15 से 18 साल तक उसके शरीर में वृद्धि होती है, शरीर उसका बढ़ता है, शारीरिक परिवर्तन उसमें होते हैं। लेकिन 20 या 22 साल के बाद इंसान की या बालक की जो शारीरिक वृद्धि है वह कहीं ना कहीं रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इंसान अपने संपूर्ण जीवन काल में हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ अर्जित करता रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हकीकत में है, आदमी वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। अगला है अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक पक्षी है, एक ही पक्ष का अध्ययन इसके अंदर किया जा रहा है, ओनली शारीरिक।
जिसके अंदर केवल और केवल शारीरिक वृद्धि का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इसका क्षेत्र संकीर्ण है, यूँ कह सकते हैं। जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक है। क्यों है? क्योंकि उसके अनेक पक्ष हैं, अनेक पहलू हैं जिनका अध्ययन विकास के अंदर किया जाता है। तो ये भी एक अंतर है कि अभिवृद्धि की अपेक्षा, या कहें कि अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण है जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। अगला है, रिपीट हो गया है, अभिवृद्धि मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है। मात्रात्मक और संख्यात्मक इसलिए कहते हैं, कह रहा हूँ या कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी बदलाव या परिवर्तन हो रहे हैं उनको मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। मान लीजिए बालक का वजन बढ़ा, उसको हम तौल के बता सकते हैं कि ये 6 महीने पहले 10 किलो का था, 6 महीने बाद 14 किलो का हो गया, 12 किलो का हो गया, बता सकते हैं। इसी प्रकार लंबाई भी 6-12 संख्याएँ आ रही हैं। 6 माह पहले 10 का था, 6 महीने बाद 12 kg का हो गया, 10-12। वजन, लंबाई 6 महीने पहले 200 सेंटीमीटर था, 6 महीने में 220 सेंटीमीटर हो गया। संख्या आ रही है। तो अभिवृद्धि जो है संख्यात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक या संख्यात्मक और गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित। अभिवृद्धि, अगर आप इसको अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लें तो इससे रिलेटिव जवाब आप आराम से दे सकते हैं। अभिवृद्धि जो है इसका संबंध शारीरिक वृद्धि से है, जबकि इसका मानसिक या गुणात्मक। इतना बस याद रखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। शरीर से संबंधित कोई बात हो रही है तो अभिवृद्धि है। दिमाग, मस्तिष्क से या गुणों से संबंधित कोई बात हो रही है तो। चलिए दोस्तों, विकास और अभिवृद्धि के प्रमुख सिद्धांत और नियमों के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इसके पहले हमने देखा बाल मनोविज्ञान, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला है सततता और निरंतरता का नियम। सततता और निरंतरता का नियम। सततता शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूस की कोई बात हो रही है। इसी नियम के अनुसार अभिवृद्धि या विकास जो है एकदम से ना होकर क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, एक बालक है, 2 साल का बालक है। तो 2 साल के बाद मान लीजिए 2 साल का बालक है, इसका वज़न है 12 kg। तो 3 साल में इसका वज़न हो जाना चाहिए 14 से 15 kg, 14 kg मान के चलिए। तो ऐसा नहीं है कि आज ये 2 वर्ष का है और 31 जनवरी को ये 3 का होने वाला है। आज इसका वज़न कितना है? 12 kg। बच्चा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। वज़न कितना है आज इसका? 12 kg। 31 मार्च को ये 3 वर्ष पूर्ण करने वाला है। तो 3 वर्ष में ये मतलब 31 जनवरी के दिन सीधा 14 kg का नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। ये जो 1 साल के अंदर 12 से 14 यानी 2 kg की बढ़ोतरी हो रही है, ये साल के 365 दिन प्रत्येक घंटे बढ़ा है, तब 1 साल में 2 kg बढ़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी बालक में अभिवृद्धि या विकास एकदम से नहीं होता है।
सतत होता है, निरंतर होता है, रोज होता है, हर मिनट होता है। ठीक है, तो इसी को हम सततता एवं निरंतरता का नियम कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमारे अंदर जो विकास हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह अचानक से ना होकर धीरे 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 सतत या निरंतर हो रहे हैं, रोज़ हो रहे, हर मिनट हर घंटे हो रहे हैं। वही सततता एवं निरंतरता का नियम है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। तो दुनिया का कोई भी इंसान दुनिया में समान नहीं है, हर इंसान व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक ही दिन, आज के दिन 2 बालकों का जन्म होता है एक ही टाइम पर, एक ही हॉस्पिटल में, लेकिन दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे। एक ही टाइम में जन्म होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की बुद्धि लब्धि बराबर होगी, दोनों का वजन बराबर होगा, दोनों का रंग बराबर होगा, दोनों का भार बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया का एवरी पर्सन, हर इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है और दुनिया के हर इंसान के अंदर अभिवृद्धि और विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। एक बच्चा, सेम एज के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है जबकि दूसरा बच्चा नहीं सीख पाता है। इसका मतलब क्या है? दोनों में भिन्नता है, दोनों में भिन्नता को ये दर्शा रहा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। तीसरा है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य, प्राणी, जीव जो भी हैं, सबका की एक व्यवस्था है, सब में अभिवृद्धि और विकास होता है और एक सिस्टम के साथ होता है। मान के चलिए इंसान का प्रतिमान अलग है। प्रतिमान शब्द है, इसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो एक प्रक्रिया, हर जानवर की उम्र अलग अलग होती है, हर जानवर का वजन अलग अलग होता है, हर जानवर की बुद्धि अलग अलग होती है। बुद्धि मतलब प्राणी, जानवर हर प्राणी का वजन अलग, उम्र अलग, बुद्धि अलग, सबका अलग अलग प्रतिमान होता है। मान लीजिए आज के दिन एक बच्चे का जन्म होता है, किसके? मानव के बच्चे का। और आज ही एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है। तो 2 साल बाद इन दोनों का वजन बराबर होगा? नहीं हो, क्योंकि इसकी अभिवृद्धि और विकास का प्रतिमान अलग है। मानव के विकास और अभिवृद्धि का प्रतिमान अलग है। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं अपने अपने प्रतिमान के हिसाब से अभिवृद्धि और विकास करते हैं। ठीक। अगला है चक्राकार या वर्तुलाकार प्रगति का नियम। इसके अनुसार विकास या अभिवृद्धि जो है रेखीय क्रम में ना होकर वर्तुलाकार होती है। यानी अभिवृद्धि और विकास सीधा ऐसे ना होकर ऐसे होती है। वर्तुलाकार या चक्राकार आकार में होती है। यहाँ बच्चा कुछ सीखता है, फिर यहाँ आके थोड़ा ये यहाँ रुक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, यानी सीधी कंटिन्यू ना होकर, सीधी ना होकर ये इस तरीके से बच्चों का विकास या अभिवृद्धि होती है। और इसी नियम को वर्तुलाकार या चक्राकार नियम कहा जाता है। ठीक है। अगला नियम है समन्वय का नियम। समन्वय का मतलब यह है इंसान में 2 प्रकार की विकास या वृद्धि होती है। पहली शारीरिक और दूसरी
मानसिक। मानसिक और शारीरिक में यदि समन्वय नहीं है तो मानव वो प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हम नहीं कह सकते हैं कि उसका सही रूप से विकास या अभिवृद्धि हो रही है। क्या समन्वय? मान लीजिए एक बालक है और शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है, उसकी हाइट भी ठीक ठाक है, वजन भी पर्याप्त है, यानी शारीरिक रूप से अभिवृद्धि या डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो फिट है। जो मानदंड हैं कि भाई जन्म के समय बच्चे का वज़न 3 किलो होना चाहिए, 12 साल के बच्चे का वज़न कम से कम 17-18 6 साल के बच्चे का जन्म 17-18 के लगभग होना। जो मानदंड हैं एक स्वस्थ शिशु के जो मानदंड हैं शारीरिक रूप से, वो सब हैं इसके अंदर, यानी इसका शारीरिक विकास सुचारू रूप से हुआ है। ये देखने में लगता है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और फिट है, लेकिन ये बच्चा मंदबुद्धि है। क्या है? मंदबुद्धि। यदि इसका शारीरिक विकास हुआ है और मानसिक विकास नहीं हुआ है तो आप इससे एक अच्छे परफॉर्मेंस की आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में तो बलिष्ठ है, मेहनत वाला काम तो ये कर सकता है, वजन उठा सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, इसका ओनली शरीर विकसित हुआ है। यदि हम एक प्रतिभाशाली बच्चे की बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चे वही होंगे जिनका मानसिक और शारीरिक विकास समान रूप से हो। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का होना भी ज़रूरी है। इसका उल्टा, यदि आपका मानसिक विकास हो गया है और शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ है तब भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो समन्वय का नियम जो है यही दर्शाता है कि बच्चे की अभिवृद्धि या विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की अभिवृद्धि और विकास अति आवश्यक हैं। एक के अभाव में दूसरा का विशेष उपयोग नहीं है या विशेष यूज नहीं है, या जिस परफॉर्मेंस या जिस प्रदर्शन की हम आशा करते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगला है सामान्य से विशेष का नियम। ये भी सही है। कोई भी बच्चा शुरुआती दौर में किसी भी गतिविधि को करने के पहले सामान्य तरीके से करता है और धीरे धीरे करते करते वह जब उस काम को सीख जाता है तो विशेष हो जाता है। उदाहरण, जब पहली बार, मैं अपनी बात करता हूँ, पहली बार जब मैंने बोर्ड पे लिखना शुरू किया तो मैं उतना सही से नहीं लिख पा रहा था, हाथ यहाँ वहाँ, यानी मेरी हालत कैसी थी? सामान्य थी। लेकिन अब उतना अच्छा तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक लिख पा रहा हूँ। जब हम बच्चे थे उस टाइम पे हमें कलम और स्लेट दिया गया था तो हम क्या करते थे? सीधा कलम और स्लेट पकड़ के सीधा आ का खा गा सब लिख लेते थे, नहीं ना? क्यों? क्योंकि पहले हम कलम को पकड़ना सीखे, सामान्य प्रक्रिया, पकड़ना सीखे, फिर उसको घुमाना सीखे, फिर चलाना सीखे, फिर लिखना सीखे। तो ये जो सामान्य से विशेष का नियम यही दर्शाता है कि पहले विकास या अभिवृद्धि सामान्य होती है, फिर विशेष की तरफ जाती है। ठीक है। अगला है निश्चित पूर्व कथनीय का नियम। इसका मतलब यह है पूर्व कथनीय, इससे स्पष्ट पूर्व कथनीय, पहले ही पता होना, निश्चित होना, पहले से ही पता होना। यानी हमें पता है कि जन्म के 6 माह बाद एक दांत निकलता है, तो हमारे घर में हमारे जो बड़े होते हैं पहले ही कह देते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया, दांत निकलने वाले हैं। पहले ही उन्होंने 5वें महीने, 4 ही महीने में बोल दिया कि जैसे बच्चा 5 महीने का, 6 महीने का होगा, इसके दांत निकलने शुरू हो जाएंगे। पूर्व कथन है, पहले ही बता दिया, पता है, निश्चित है कि 6 महीने में दांत निकलना ही निकलना है। जैसे ही बच्चा आपका 15 महीने का होता है और चलने लगता है, तो 12वें 13वें महीने में ही आपने सुना होगा, घर में बात होती है, छोटे बच्चे घूमते फिरते हैं कि बच्चा चलने लगा है कि नहीं, अभी नहीं चला, अभी तो 12 महीने का है, हाँ 2-3 महीने में चलने, यानी उनको पता है कि जैसे ये 15 माह का होगा, कितने का? 15 माह का होगा, ये अपने आप चलना स्टार्ट कर देगा। तो क्या ये निश्चित है?
पहले से पता है। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण नियम आते हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मस्तकाबोधमुखी नियम, दूसरा है निकट दूर का नियम या केंद्र से चारों ओर। मस्तकाबोधमुखी नियम, मस्तकाबोधमुखी नियम, इसकी यदि बात की जाए तो इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैरों की तरफ होता है। मान लीजिए ये बालक है, एक ये बालक है, ठीक। मस्तकाबोधमुखी नियम के अनुसार इसका सर्वप्रथम विकास मस्तिष्क के क्षेत्र में होगा। यहाँ सबसे पहले डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मस्तिष्क के पास वाले जो पार्ट हैं, यानी इसकी आँखें हैं, इनमें सबसे पहले नियंत्रण स्थापित करेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये पैरों की तरफ इसका विकास या विवृद्धि होगी। किस नियम के अनुसार? मस्तकाबोधमुखी नियम। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तकाबोधमुखी नियम के अनुसार विकास कहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन दे देगा पैर से सिर की तरफ, पेट से सिर की तरफ, ऐसे 2-3 ऑप्शन दे देगा। हमें याद रखना है कि मस्तकाबोधमुखी नियम के हिसाब से या इसके आधार पे या इसके अनुसार विकास जो होता है मस्तिष्क से पैरों की तरफ होता है। सबसे पहले मस्तिष्क के आसपास वाले जो पार्ट हैं, जो भाग हैं शरीर के, उनका विकास होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो दूर वाले भाग हैं उनका विकास होगा। अगला नियम आता है निकट दूर का नियम या केंद्र से चारों ओर। इसमें हमारी किसी भी मांसपेशियों का विकास होगा, किसी भी हड्डी का विकास होगा, यानी सेंटर पॉइंट का विकास पहले होता है। केंद्र से मतलब ये नहीं है कि पेट का, कहीं कहीं लिखा होता है, पढ़े होंगे आप, कि पेट से विकास पहले पेट का होगा, उसके बाद पेट से चारों तरफ का विकास होगा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग है। यानी यदि आपका पैर है, ये हमारा पैर है, तो इसका यदि विकास होगा तो सबसे पहले इस हड्डी का विकास होगा। जो पैर के अंदर मुख्य हड्डी है, इसका विकास पहले होगा। ये है केंद्र से चारों ओर या केंद्र से फिर बाहर तरफ। इसका अर्थ ये है, ये नहीं है कि पेट से सिर की तरफ। समझ रहे हैं ना? ये जो मेन हड्डी है हमारे पैर में, इसका डेवलपमेंट पहले होगा। पहले ये मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद इसके जो बाहर वाला एरिया है या इसके चारों तरफ जो एरिया है उसका विकास होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपकी। मस्तकाबोधमुखी नियम के अनुसार इंसान के मस्तिष्क का सबसे पहले विकास होता है। मस्तिष्क के बाद मस्तिष्क के पास वाले जो पार्ट हैं, हमारी आँखें, जीभ, मुख, इन सब का विकास होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो दूर वाले पार्ट हैं उनका विकास होता है। निकट दूर का नियम या केंद्र से चारों ओर वाला जो नियम है, उसके हिसाब से हमारे शरीर के किसी भी भाग में जब विकास होगा तो पहले उस पार्ट के सेंटर पॉइंट का विकास होगा। जैसे मैं बताया कि ये पैर है, तो पैर का अगर विकास हो रहा है तो सबसे पहले पैर के अंदर जो सेंटर हड्डी है, जो मुख्य हड्डी है, इसका विकास होगा। इसके मजबूत होने के बाद फिर इसके बाहर वाले एरिया में डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अगला आता है वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। देखिए, वातावरण का अभिवृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वंशानुक्रम की बात अगर की जाए तो मान लीजिए एक बालक है, उसके माता पिता IAS ऑफिसर हैं, दोनों ही कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, तो निश्चित बात है कि प्रतिभाशाली होंगे तभी तो कलेक्टर हैं। उनका बेटा है, यदि
उसको अच्छा वातावरण ना मिले, अच्छा वातावरण ना मिले तो निश्चित ही उसके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर जो जीन्स हैं, जो गुण हैं, उसके व्यक्तिगत गुण, उनका विकास सही रूप से नहीं हो सकता है। और एक झोंपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा है, एक बच्चा है जो गरीब परिवार से है, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं और झोंपड़पट्टी में रहते हैं, उनका बालक है, और उसको यदि अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए तो वो उस अच्छा वातावरण यदि मिल जाए तो निश्चित है कि वह उतने अच्छे जीन्स ना होने के बाद भी, उसके अंदर उतनी अच्छी प्रतिभाएं ना होने के बाद भी वो एक अच्छा बालक बन सकता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।